आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक। चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जानकर हम लोग आगे कैपेसिटर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है डाई इलेक्ट्रिक समझने में। आप लोग ध्यान से समझें, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। Some insulating materials are known as dielectric। जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स है वो सारा डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होता है, सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। मैंने इसलिए यहाँ सम वर्ड फोकस किया है कि सारा इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, तो वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, दैट मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारा इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है? जी नहीं, सारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। ईच इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक बट ईच डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। आप कह सकते हो कि जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना भी डाइलेक्ट्रिक है दे आर इंसुलेटर। आप ये कह सकते हो। अब आप कैसे समझोगे? सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, दैट आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक, दे आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। अगेन आई रिपीट अगेन, सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो आप डाइलेक्ट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपके पास तो बहुत सारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, वुड है, पेपर है, वैक्स है, ऑयल है, वाटर है, वॉटएवर। जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में आएगा, तो आप उसी को डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में रखोगे जो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा बट इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब कि ये जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दे या ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें जनरेट हो जाए, वैसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो सारा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन सारा इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो अब आप और इसको थोड़ा सा डीपली जाओ तो आप ऐसे कह सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड सेकेंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दो तरह का डाइलेक्ट्रिक होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अब हम समझेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो नाम में आप देखो यहां पोलर डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। पोलर मीन्स materials having permanent dipole moment known as polar dielectric। वैसा मटेरियल जिस मटेरियल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, वैसे मटेरियल को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है H2O एंड HCl, NaCl, ETC वगैरह वगैरह। ये दे आर पोलर डाइलेक्ट्रिक। हाउ कैन यू से दैट दे आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक? सी, मुझे पता है, आप लोग को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। H2O, दो हाइड्रोजन एटम होता है, एक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में दो नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में एक प्लस, ये हाइड्रोजन में एक प्लस। तो आप देखो क्या कि ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक डाइपोल का फॉर्म किया। मीन्स ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच कुछ न कुछ गैप है, यानी कुछ न कुछ सेपरेशन है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच कुछ न कुछ सेपरेशन हुआ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जहां कुछ सेपरेशन होता है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक डाइपोल मोमेंट बनाया, और इधर भी एक डाइपोल मोमेंट। आप लोग को पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कितना डाइपोल्स है? तो आप कह सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स के पास दो डाइपोल है। तो अगर वाटर हमारे पास रखा हुआ है तो देयर आर सो मेनी डाइपोल्स इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप कह सकते हो कि वाटर अगर आपके पास है तो बहुत सारा डाइपोल्स होगा उसमें। जब एक मॉलिक्यूल में दो डाइपोल है, तो अगर वाटर ही हमारे पास है तो वाटर में तो बहुत सारा डाइपोल्स होगा। उसी तरह से हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होगा? तो आप कह सकते हो H प्लस एंड Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस के बीच भी सेपरेशन है, तो ये एक डाइपोल मोमेंट बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इन सभी को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक के कैटेगरी में रखेंगे।
यानी आप लोग फिर से समझ ले, मटेरियल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक such as H2O, HCl, NaCl, H2SO4, whatever, etc, etc, they are polar dielectric. तो आप लोग समझ गए, पोलर डाइलेक्ट्रिक वैसा इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब हम लोग कह सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आप कह सकते हो, जैसे आपने समझा कि वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है वो पोलर होगा, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे समझोगे? इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, इस बात को मैं फोकस करना चाहता हूं। वैसा इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि नॉन पोलर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, दे आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वाटर में इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, HCl में इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है, NaCl में इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये दे आर पोलर कंपाउंड, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। और हम लोग कह सकते हैं कि H2, CO2 ये कभी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक और दूसरा डेफिनेशन है कि व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ कोइंसाइड टुगेदर, देन द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। सच मटेरियल्स आर नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। सपोज करो कि जैसे कोई एक एटम है, तो एक एटम में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ऑर्बिट्स में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होता है, बहुत सारा ऑर्बिट होता है। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर कहाँ है? तो यही है। जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर है, और जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उस नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर कहाँ होता है? तो वहीं होता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है। मीन्स देयर विल बी नो एनी गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई सेपरेशन नहीं होने के कारण डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो आप इस लाइन को अच्छे से समझो, व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ कोइंसाइड टुगेदर, यानी वैसा मटेरियल, वैसा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके हर एटम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे हो, तो वहां डाइपोल का तो कोई फॉर्मेशन होगा नहीं। और डाइपोल का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो दे आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग नॉन पोलर कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है उसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। हमारे पास ये जो पहला फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हमें पता है कि पोलर कौन होता है और कौन सा नॉन पोलर होता है। ये हमारे पास नॉन पोलर है। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये देखिए, जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर, बहुत सारा वाटर पार्टिकल्स है, तो उसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा और बहुत सारा डाइपोल्स होगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट हुआ। मीन्स जितना भी डाइपोल्स है वो जिगजैग अरेंज होगा, क्योंकि अभी इस पे कोई फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा है। तो डाइपोल्स तो है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारा डाइपोल्स होता है जैसा हम लोग जानते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट अभी फिलहाल क्या है? तो जिगजैग ओरिएंटेटेड है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये डाइपोल्स का डायरेक्शन हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने जो डाइलेक्ट्रिक लिया है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और वो कहाँ रखा है हमने? तो वैसे जगह रखा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। वैसे प्लेस पे हमने रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पे कोई फोर्स या कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और ये डाइपोल्स अभी जिगजैग फैशन में, जिगजैग अरेंजमेंट लेगा। अब हमारे पास दूसरा फिगर ये है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। जैसा कि हमने नॉन पोलर में बताया था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होता है, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे एक ही पॉइंट पे होता है, तो कोई गैप नहीं होता है, यानी जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो आप लोग देखो इसका स्फेरिकल शेप है, तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक हो गया? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया।
तो आपको जनरली हम लोग कैपेसिटर में पोलर डाइलेक्ट्रिक ही यूज़ करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जल्दी यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हमें पोलराइज्ड करना है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, और पोलर डाइलेक्ट्रिक आसानी से पोलराइज्ड हो जाता है। अब ये पोलराइजेशन क्या है ये हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करना पड़ता है हम लोग को, इसलिए हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कम यूज़ में लाते हैं। ज़्यादा यूज़ में कौन आता है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ही आता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको सिलेबस में दिया हुआ है, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग समझेंगे कि जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन द पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। सो लेट्स सी, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमने लिया, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया और ये हमने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लिया। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से डाइवर्ज होकर नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हमने ले लिया तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहाँ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट किया। कहाँ से क्रिएट किया? तो एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मीन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 आप लोग लिख सकते हो। उसमें हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे ही हमने रखा तो इसमें जितना भी डाइपोल्स है, पहले तो जिगजैग मोशन में था, लेकिन सारा का सारा डाइपोल्स दे ऑल एक्सपीरियंस टॉर्क। आप लोग को चैप्टर 1 में पढ़े होंगे कि when the electric dipole kept inside the electric field, it experience a torque। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम लोग को याद होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल्स का अलाइनमेंट किधर होता है, यानी टॉर्क लगता है उस पर कितना? P क्रॉस E। आप लोग जानते होंगे टॉर्क जो होता है वो कितना होता है? तो P क्रॉस E होता है। यानी डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर अलाइन होना चाहता है? डाइपोल्स किधर अलाइन होना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होना चाहता है। तो जितना भी डाइपोल्स है धीरे धीरे सब का सब डाइपोल्स क्या होने लगा? तो अलाइन होने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर और बढ़ाएंगे तो कुछ और डाइपोल्स अलाइन होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब सारा का सारा डाइपोल्स अलाइन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। हाँ, कुछ डाइपोल्स अगर अलाइन होता है, कुछ अलाइन नहीं होता है, तो इसको कहेंगे पार्शियली पोलराइजेशन, पार्शियल पोलराइजेशन। और सारा डाइपोल्स अगर अलाइन हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ चला जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज किस तरफ चला जाएगा? तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। तो इस तरह से जितना भी डाइपोल्स है आप लोग देख रहे हो कि दे ऑल अलाइन टुगेदर बिकॉज दे ऑल एक्सपीरियंस टॉर्क, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क each and every dipoles align towards the direction of electric field। जब ऐसा हो जाता है, ये अलाइनमेंट हो जाता है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हम लोग बाद में और अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोग और मैं इतना बता देता हूँ पोलराइजेशन होता क्या है। द फेनोमेनन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको नोट भी कर सकते हो। द फेनोमेनन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज पोलराइजेशन। ओके, तो ये पोलराइजेशन हो गया। अब आफ्टर पोलराइजेशन के बाद होता क्या है? जब सारा डाइपोल्स अलाइन हो जाता है तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब अगर टच करता है तो दे कैंसिल ईच अदर। यहाँ थोड़ा हम इसको टच, बहुत ही क्लोज होता है, ये दोनों बहुत ही क्लोज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव टच किया, कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारा कैंसिल करता जा रहा है क्योंकि ये सटा हुआ है, ये सब सटा हुआ है, ये कैंसिल कर देगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज बच जा रहा है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज ही बच रहा है। बाकी जितना भी चार्ज है सब कैंसिल हो रहा है, सब न्यूट्रल होता जा रहा है। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो यहाँ इस फेस पे, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के राइट साइड वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता चला गया और लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता चला गया। और ये जो इंड्यूस चार्ज है, दैट चार्ज इज नोन एज पोलराइज्ड चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? पॉजिटिव।
आप फिर से देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज राइट फेस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट फेस पे आ गया, एंड द इंटीरियर बिकम्स चार्ज फ्री। तो आप कह सकते हो कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, व्हेन द पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब kept inside the electric field region, each and every dipoles align together, and after polarization interior becomes charge free and the charge, net charge appears over the surface of the dielectric slab। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे नेट चार्ज इंड्यूस होता है, और ये पोलराइजेशन के बाद होता है, तो इस इंड्यूस्ड चार्ज को हम लोग पोलराइज्ड चार्ज कहेंगे। QP कॉल्ड पोलराइज्ड चार्ज, कॉल्ड पोलराइज्ड चार्ज। तो आप कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज पोलराइज्ड चार्ज? चार्ज इंड्यूस्ड ओवर द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आफ्टर पोलराइजेशन नोन एज पोलराइज्ड चार्ज। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाहर जो हमने चार्ज लिया था वो +Q एक्सटर्नल चार्ज था, -Q भी एक्सटर्नल चार्ज था। ये दोनों चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, जिस कारण से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ, दैट चार्ज इज नोन एज पोलराइज्ड चार्ज। तो यहाँ नेगेटिव पोलराइज्ड चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव पोलराइज्ड चार्ज हो गया। और हमें पता है कि जब चार्ज इंड्यूस होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ क्रिएट होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। तो ये हो गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कह सकते हैं, और ये जो हमने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फील्ड जो है अब इस पूरे रीजन का रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट फील्ड विल बी E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। इज दैट क्लियर? आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। आप फिर से एक बार देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल किधर था? तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था। इंटरनल किधर क्रिएट हुआ? तो इस तरफ क्रिएट हुआ। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फील्ड इस पूरे रीजन का टोटल फील्ड यानी रिजल्टेंट कहा जाए निकालने के लिए, तो हम लोग एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे। तो ये हो गया रिजल्टेंट फील्ड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही स्पेस में आता है तो उस स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है या घट जाता है? तो आप लोग सीधा सीधा कहोगे कि उस स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, क्योंकि पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उस स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? तो E होता था। अब डाइलेक्ट्रिक आने के बाद जो नेट फील्ड है वो एक्सटर्नल से इंटरनल को माइनस करना पड़ा, तो जाकर हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड आया। तो हमें ये पता है कि एक्सटर्नल फील्ड रिजल्टेंट फील्ड से क्या होगा? तो बड़ा होगा। एक्सटर्नल फील्ड जो रिजल्टेंट फील्ड से बड़ा है, लेकिन वी डोंट नो कि कितना बड़ा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ हमें ये पता है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो रिजल्टेंट फील्ड से बड़ा है, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड जो है वो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल है। तो रिजल्टेंट फील्ड डेफिनेटली एक्सटर्नल फील्ड से छोटा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड जो है इस स्पेस के अंदर का जो रिजल्टेंट फील्ड है वो k टाइम्स कम है। लेट द रिजल्टेंट फील्ड, हम लोग कह सकते हैं लेट द रिजल्टेंट फील्ड इज k टाइम्स less than that of the external field। हम लोग कह सकते हैं, हमें ये सिर्फ पता है कि रिजल्टेंट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम है, बट कितना कम है वी डोंट नो। तो हमने मान लिया कि ये k टाइम्स कम है। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट का एज मुझसे कम है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कितना कम है, तो मैंने मान लिया कि k टाइम्स कम है। तो इट कैन बी रिटन एज कि अगर ये कहा जाए कि रिजल्टेंट फील्ड k टाइम्स कम है एक्सटर्नल फील्ड से, इट कैन बी रिटन एज रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड बाई k। तो k डेफिनेटली एक कांस्टेंट होगा, वेयर k is a constant called dielectric constant। ये जो k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इसको फिर से एक बार समझ लें। जब
उस स्पेस में, जब इस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तो इस स्पेस का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? तो E होता। अब इसी स्पेस में हमने क्या डाल दिया? तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अब जो टोटल फील्ड हो गया वो हमारा कितना हो गया? तो E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल हो गया। यानी पहले वाले फील्ड से अभी जो फील्ड हुआ वो कम हो गया। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब नहीं था तो फील्ड ज़्यादा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद फील्ड कम हो गया। तो फील्ड कितना कम हो गया हमें नहीं पता, सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि फील्ड कम हो गया, लेकिन कितना कम हो गया हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि फील्ड k टाइम्स कम हो गया, रिजल्टेंट फील्ड इज k टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड को आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय k, यानी एक्सटर्नल फील्ड को अगर k से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्टेंट फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो k का क्या काम होगा? तो k एक कांस्टेंट कहलाएगा। दैट कांस्टेंट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम कह सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। हाउ कैन यू डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू E एक्सटर्नल बाई E रिजल्टेंट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सटर्नल फील्ड क्या था? तो फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये था फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये था फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो हाउ कैन यू डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू द फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बहुत ही यूज होता है। सारे मटेरियल्स का, सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, और आप लोग उससे न्यूमेरिकल बना सकते हो। आगे के लेसन में मैं इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।